जैसा कि अब तक हमने देखा कि एक लड़के को अपने समय में कमजोर जादूगर होने की वजह से आग से जलाकर तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, लेकिन समय का पहिया घूमा और वह दोबारा रीबॉर्न होकर एक रॉयल फैमिली में पैदा हुआ और इस बार उसके पास सेंट लेवल मैजिक पावर थी। ये इतनी ज्यादा हाई लेवल की पावर थी कि न तो ऐसी कोई ताकत पहले कभी थी और न ही उसके समय में ऐसी ताकत का वजूद था। बचपन से ही उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो किसी के लिए सोचना भी नामुमकिन था, जैसे कि एक ऐसे डीमन को अपना पेट बना लिया जिसे कैद करने के लिए पूरे एम्पायर के मैजिशियंस ने अपने समय में कुर्बानी दे दी थी। ऐसे और भी कई कारनामे उसने अंजाम दिए। लास्टली पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह अपने भाई और दूसरे लोगों के साथ एक एडवेंचर पर गया, लेकिन उनकी मुलाकात एक डीमन से हो गई जो हजारों साल से कैद था। उस डीमन ने अपनी आर्मी भी बना ली थी। लड़ते समय किसी तरह से हमारे हीरो की सिक्योरिटी गार्ड और उसकी आइटम को वह डीमन जिंदा ही खा गया था। यह देखने लायक था। अब उसके बाद सिल्फा उसके मुंह के अंदर से ही उसे काटने लगती है। इसके बाद वह उस वुल्फ का सर काट देती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद वह एक और डल वेल्डिंग टेक्निक का यूज करके उस डेमन को वुल्फ की बॉडी से बाहर निकाल देती है। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि सिल्फा कितनी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन लॉयड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था क्योंकि उसे पता था कि सिल्फा कितनी स्ट्रांग है। पजोज ने सिल्फा के सामने लॉयड की जान लेने की बात की थी, जिसके लिए सिल्फा उसे कभी माफ नहीं कर सकती। वह उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ती है। सिल्फा पजोज को मानने को कहती है, लेकिन पजोज उसकी बेवकूफी पर हंसता है और अपने मुंह से चारों तरफ जहरीली मना रिलीज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट और टाव मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, लेकिन वे अभी भी हील हो सकते हैं क्योंकि डेमन अभी भी जिंदा था। तभी वे जहरीली मना से घिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। टाव जल्दी से अपनी सांस को रोककर बच जाती है, लेकिन सिल्फा इससे नहीं बच पाती और बेहोश हो जाती है। पजोज को गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने उन सभी मॉन्स्टर्स को 100 साल पहले ही हरा दिया था और अपनी सील से बाहर आ चुका था। तभी वह अचानक से सिल्फा पर हमला कर देता है। एल्बर्ट उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वह अपने शरीर को मूव नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहां हो क्या रहा है। वहीं वह डेमन सिल्फा को बताता है कि जो भी उसके मना ऑफ डोमिनेशन को इनहेल करेगा वह उसके कंट्रोल में आ जाएगा। सिल्फा कहती है, अच्छा, तो इसलिए इतनी बदबू आ रही थी। पजोज गुस्से में उस पर हमला करने जाता है, लेकिन टाव आकर उसे बचा लेती है। टाव सिल्फा और मॉन्स्टर के बीच में खड़ी हो जाती है और सिल्फा से पूछती है कि क्या वह लड़ सकती है। सिल्फा ठंड से बुरी तरह कांप रही है और फिर भी कहती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। टाव सिल्फा से कहती है, अगर तुम मूव कर सकती हो तो यहां से चली जाओ, लेकिन सिल्फा उससे रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, तुम लॉयड को बचाकर यहां से ले जाओ। इसके बाद सिल्फा भी बेहोश हो जाती है। पजोज सिल्फा की तारीफ करता है कि वह बहुत स्ट्रांग है क्योंकि जब उसने अपना मना रिलीज किया था वह उसके सबसे पास थी। तभी अचानक से पजोज टाव के पीछे पहुंच जाता है और उससे पूछता है, तुम पर मेरी मना का असर क्यों नहीं हो रहा। टाव उस पर हमला करती है, लेकिन वह उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद वह समझ जाता है कि टाव स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक का यूज कर रही है ताकि वह उसके मना को अब्सॉर्ब न कर सके। पजोज उससे कहता है, तुम्हें अपना टाइम देखकर यहां से भाग जाना चाहिए था। फिर वह सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें इतना सेक्सी लगता हूं कि तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती हो। इसके बारे में सोचते ही टाव का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वह खुद को इतने बदसूरत जीव के साथ ज्वाइन करते हुए सोच भी नहीं सकती थी। वह उसे बताती है, मैंने अपना मर्द ढूंढ लिया है। इसके बाद वह बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक हमला करती है, लेकिन इतने बड़े हमले की वजह से उसकी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, तो वह सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग वापस से कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। पजोज उससे पूछता है, तुमने कौन सा मर्द चुना है इनमें से? यहां तो मेरे आगे खड़ा होने लायक कोई भी नहीं है। इसके बाद पजोज अपना और भी ज्यादा मना रिलीज करता है ताकि वह टाव की बॉडी पर भी कंट्रोल कर सके, लेकिन टाव कहती है, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड को पास ही महसूस कर पा रही हूं और मैं कभी भी तुम्हारे काबू में नहीं आऊंगी। पजोज को लगता है कि वह फालतू की बकवास कर रही है और नीचे थूक कर कहता है, तुम तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो, मेरा तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा।
फिर वह बदतमीजी करने के लिए सिल्फा को सजा देने जाता है। वह अपने मरे हुए मॉन्स्टर्स को रिप्लेस करने के लिए सिल्फा को करप्ट करना चाहता है। उसे पता है कि ऐसा करने में समय लगेगा, लेकिन सिल्फा की ताकत को देखते हुए यह उसकी योजना के लिए फायदेमंद साबित होगा। जब पज्जो सोच रहा होता है कि कैसे वह सिल्फा को अपने नियंत्रण में लाए और अपना इटर्नल स्लेव बनाए, लॉयड को यह पता लग जाता है कि आखिर पज्जो बेयर वुल्फ्स को कैसे कंट्रोल कर रहा था। पज्जो कहता है, मैंने बचपन में ही इन बेयर वुल्फ्स के माता पिता को मार दिया था, जिसकी वजह से वे मुझे ही अपना माता पिता समझते हैं और मेरी सारी बातें मानते हैं। तभी वह देखता है कि लॉयड उसकी माना ना किसी परेशानी के खड़ा है। वह उससे पूछता है, तुम पर मेरे नियंत्रण का असर क्यों नहीं हो रहा? जिस पर वो कहता है, मैंने तो बस तुम्हारे माना को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद वो ग्रिम को देखकर चौंक जाता है। ओह, तुम भी तो एक डेमन हो ना? तुम्हें क्या लगा तुम ये क्यूट सी चीज बन जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? वह ग्रिम का मजाक उड़ाने लगता है। ग्रिम को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं एक इंसान के साथ क्यों हूं। लेकिन पज्जो उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और अपने सभी मॉन्स्टर्स से उन पर हमला करने का आदेश देता है। लॉयड कहता है, यहां माना ट्रांसमिशन ट्राई करने के लिए परफेक्ट जगह है। लॉयड माना ट्रांसम्यूटेशन का उपयोग करके कुछ भी बना सकता था, और जो वह बनाना चाह रहा था उसके लिए उसे बहुत ज्यादा माना की जरूरत थी। वह एक फूलों का बागीचा बना देता है जहां सभी मॉन्स्टर्स शांति से व्यवहार करने लगते हैं। इसके बाद लॉयड के पास इन सभी डेमन्स का नियंत्रण आ जाता है। पज्जो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इसके बाद लॉयड एक बेयर वुल्फ से कहता है कि वह टाव को वापस उगल दे। पज्जो को लगता है कि लॉयड एक एक्सपर्ट सोसरर है, क्योंकि उसने तुरंत एक फूलों का बाग बना दिया था। इसके बाद पज्जो और बी मना बेयर वुल्फ्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन ग्रिम कहता है, अब हमें पता चल चुका है कि तुम इन्हें कैसे कंट्रोल करते थे। सभी मॉन्स्टर्स पज्जो पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सिल्फा उसके चंगुल से बच जाती है। लॉयड यह देखकर हैरान था कि सभी वुल्फ कितने समन्वित तरीके से मूव कर रहे थे। इतने समन्वित में मेरे टीममेट्स नहीं चलते, वे तो रोज बीजीएमआईए में इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन उन वुल्फ को खुद पर हमला करते हुए देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वह उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि वह किसी भी वुल्फ को अपनी माना सप्लाई नहीं कर रहा था। अब वह अपनी पूरी ताकत दिखा सकता था। इसके बाद पजो कहता है, मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। मैं मैजिक से नहीं मर सकता, चाहे तुम कितना भी माना उपयोग कर लो। इससे लॉयड को याद आता है, अरे हां, ग्रिम ने भी तो यही कहा था कि मैजिक से डेमन्स को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। पज्जो अपनी पूरी मैजिक पावर को रिलीज कर रहा होता है। वहीं लॉयड इस बात से कंफ्यूज है कि आखिरकार अभी तक किसी ने भी माना का उपयोग करके डेमन को खत्म कैसे नहीं किया। वह पता लगाना चाहता है कि आखिरकार एक डेमन कितना ज्यादा माना सह सकता है। लॉयड भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उसकी ताकत देखकर पज्जो का मनोबल टूट जाता है। ग्रिम सोच रहा होता है, अब जाकर पता चला तुम्हें कि मेरा माना लॉयड पर काम क्यों नहीं करता। बुजुजू का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की बदौलत वह अपने कई स्पेल्स को ट्राई कर सकता है। वहीं पजो उसकी ताकत को देखकर बस उठने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब एक बुरा सपना है। लॉयड पज्जो के ऊपर एक बैरियर कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पज्जो चौंक जाता है। आखिरकार तुम मुझे यहां से निकालने वाले हो ना? तुम सन की बच्चे हो, मुझे बस जाने दो। पजो यह भी नोटिस करता है कि लॉयड ने बेयर वुल्फ पर भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्योंकि वे पहले से अलग दिख रहे थे। लॉयड उससे कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि तुम पर मैजिक का कोई असर नहीं होगा। फिर वह एक सीरियल स्पेल को चार्ज करने लगता है। डर के मारे पज्जो कहने लगता है कि जब मैं दुनिया पर कब्जा कर लूंगा, तुम आधा हिस्सा ले लेना। नहीं नहीं, आधा नहीं, तुम आधे से ज्यादा हिस्सा ले लेना, बस मुझे जाने दो। बजूजू की हालत खराब है, क्योंकि उसे डर है कि वह सच में मर सकता है। आज तक लॉयड जितने शक्तिशाली उपयोगकर्ताओं ने उस पर हमला नहीं किया था। लॉयड सभी तत्वों का उपयोग करके उस पर हमला कर देता है, और बैरियर के अंदर ही वह 240 स्पेल प्रति मिनट के हिसाब से रिलीज कर रहा होता है। वह निर्णय करता है कि वह इस कॉम्बिनेशन को 30 मिनट तक चलाकर रखेगा, क्योंकि यह देखने में बहुत सुंदर है। कुछ समय बाद वह पज को आवाज लगाता है, लेकिन पज कोई जवाब नहीं देता। तो
तो लॉयड को लगता है कि वह कहीं सच में मर तो नहीं गया। वह डिसपे है क्योंकि पज उसके अटैक को 5 मिनट तक भी नहीं सह पाया था। ग्रिम कहता है कि डेमन मैजिक से इम्यून नहीं होते, बल्कि उनकी मैजिक से हाई रेजिस्टेंस होती है। अगर लगातार उन पर हमला किया जाए तो उन्हें भी मारा जा सकता है। जूजू बेचारा दुखी है क्योंकि उसकी हजारों सालों की मेहनत एक बच्चे ने खत्म कर दी। इसके बाद सभी को होश आने लगता है। लॉयड भी वहां से भागकर अपने भाई के पास पहुंचता है। वहीं ग्रिम पजोस से कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं उसे क्यों फॉलो करता हूं। मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूं, इसलिए मैं बस ताकत इकट्ठा कर रहा हूं और अपने मौके का इंतजार कर रहा हूं। वैसे भी लॉयड अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, तो उसके साथ घूमने में भी मुझे मजा आ रहा है। इसके बाद पजोस की बॉडी राख में बदल जाती है और ग्रिम उसे ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रिम को लगता है कि वह अब लॉयड के साथ अपने रीमैच के लिए तैयार है, लेकिन फिर वह सोचता है, नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। वहीं लॉयड सभी को बताता है कि रॉबर्ट ने आकर उस डेमन को हरा दिया। यह सुनकर टाव ढूंढने लगते हैं कि आखिर वह गया कहां। इसके बाद वे किंगडम में वापस पहुंच जाते हैं, जहां किंग एल्बर्ट की तारीफ करते हैं कि उन्होंने डेमन को हराया और उसके सभी मॉन्स्टर्स को भी। लेकिन वे उससे यह भी कहते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई की जिंदगी खतरे में डाल दी, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वे उससे पूछते हैं कि वह कौन है जिसने तुम्हारी मदद की थी। एल्बर्ट बताता है कि रॉबर्ट ने उनकी मदद की थी, पर इससे पहले कि वे उसका शुक्रिया अदा करें, वह वहां से चला गया और टाव भी अपने फ्यूचर हस्बैंड को ढूंढने वहां से चली जाती है। वहीं एल्बर्ट किंग से कहता है कि इस लड़ाई में लॉयड का भी बहुत बड़ा हाथ था और वह किंग से रिक्वेस्ट करता है कि लॉयड को भी किंग की गद्दी के लिए कंटेस्ट करने का हक दिया जाए, क्योंकि वह लॉयड के वेपन्स की वजह से ही था कि उन मॉन्स्टर्स ने उनकी जान नहीं ले ली। वह कहता है कि लॉयड किंग बनने के लिए परफेक्ट है। वह जानता है कि वह ऐसा करके अपने कंपटीशन को ही बढ़ा रहा है, लेकिन किंगडम की भलाई के लिए वही राजा बनना चाहिए जो कि बेस्ट हो। किंग लॉयड से पूछते हैं कि क्या वह किंग की गद्दी के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन लॉयड बिना किसी इमोशन के सीधा मना कर देता है। इसके बाद लॉयड कोर्टयार्ड में एक बेयर वुल्फ के साथ खेल रहा होता है, जो कि उसका पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। वहीं ग्रिम और उस बेयर वुल्फ के साथ लॉयड को करीब से देखकर जलन महसूस करता है और वह खुद को भी फ्लफी बना देता है ताकि लॉयड उसे भी पेट कर सके। लेकिन कुछ देर में ही वहां सिल्फा आ जाती है, तो लॉयड ग्रिम को शिरो के बालों में छिपा देता है। लॉयड सिल्फा को बताता है कि उसने इसका नाम शिरो रखा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह शिरो को चीजें कैसे सिखाएगा। सिल्फा बताती है कि वह मैजिक का उपयोग करके मॉन्स्टर्स को इंस्ट्रक्ट कर सकती है। वहीं ग्रिम सोचता है कि यह तो कमाल का बंदा है, इसे बस मैजिक में ही इंटरेस्ट है। इसने तो किंग की गद्दी भी ठुकरा दी। किंग को लगता है कि यह लॉयड का बड़ापन है कि उसने राजा की गद्दी ठुकरा दी, पर एल्बर्ट को लगता है कि लॉयड शायद इस किंगडम से भी और बड़ी चीजें करने वाला है। इसके बाद लॉयड शेरों के साथ खेल रहा था। जब वह उसे सिंपल कमांड्स दे रहा था, वह आसानी से उसे समझकर कर लेता है, लेकिन लॉयड कहता है कि थोड़े भी मुश्किल कमांड्स वह समझ नहीं पाता। इसके बाद वह उसके ऊपर एक कमांड स्पेल यूज करके दिखाता है, पर शिरो कंफ्यूज हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। इसके बाद लॉयड सोचने लगता है कि उसे किसी ऐसे से सीखना होगा जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है। उनके दिमाग में सीधा उसकी बहन एलिज का नाम आता है। इसके बाद वे सभी प्रिंसेस एलिज से मिलने जाते हैं। ग्रिम के पूछने पर लॉयड उसे बताता है कि एलिस उसकी बड़ी बहन और इस किंगडम की 6th प्रिंसेस है। हम देखते हैं कि उसने अपने बगीचे में कई सारे फ्रेंडली मॉन्स्टर्स को रखा हुआ है। तभी अचानक से वह लॉयड के ऊपर झपट पड़ती है और कहने लगती है कि वह उससे मिलकर कितनी खुश है और साथ ही उसे एक किस्सी भी दे देती है। तभी उसकी मेड एरसा आकर गुस्से में पूछती है कि उसने लॉयड को किस क्यों किया। एलिस कहती है कि उसे लॉयड बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद एलिस शेरों के साथ खेलने लगती है। वह पहचान लेती है कि लॉयड एक वेयर वुल्फ है। इस बीच सिल्फा लॉयड से कहती है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि एलिस को माना के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा सा वुल्फ उनके पीछे आ जाता है। लॉयड हैरान रह जाता है कि वह उसके इतने करीब आ चुका था और उसे पता भी नहीं चला। इस दौरान एलिस सिर्फ खेल रही थी और उसने मॉन्स्टर पर ध्यान भी नहीं दिया था। लॉयड एलिस से कहता है कि वह भी यह मैजिक सीखना चाहता है।
एलिस जवाब देती है कि जानवरों को कंट्रोल करने के लिए केवल प्यार की जरूरत होती है। तुम प्यार से किसी भी मॉन्स्टर को समझ सकते हो और वे भी तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं। एर्सा कहती है कि प्रिंसेस एलिस जन्म से ही ऐसा कर सकती है और यह उनके लिए स्वाभाविक है। लॉयड को इस बात पर कुछ समझ आता है। वह कहता है कि एलिस मॉन्स्टर्स को कमांड नहीं दे रही, बल्कि अपनी इच्छाओं को उनके साथ साझा कर रही है। उसने नोटिस किया कि जब एनिमल्स उसकी इच्छा पूरी करने वाले होते हैं तो एलिस के ब्रेन से माना सीधा उनके ब्रेन तक जाता है। इसके बाद लॉयड विजुअलाइजेशन की तकनीक का इस्तेमाल करके शेरों को अपनी इच्छा बताता है। शेरों तुरंत उसकी कमांड समझकर 3 चक्कर लगाता है और ऊंची छलांग लगाता है। यह देख लॉयड बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद लॉयड शेरों पर बैठता है और कहता है कि अब वह मॉन्स्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। तभी सिल्फा लॉयड को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है, लेकिन तभी अल्बर्ट आ जाता है और कहता है कि उसे लॉयड के साथ कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। इसके बाद सिल्फा और अल्बर्ट लड़ने लगते हैं कि लॉयड किसके साथ जाएगा। अंत में लॉयड अल्बर्ट के साथ जाने का फैसला करता है। अल्बर्ट उसे अपने बड़े भाई चौथे प्रिंस डीन से मिलवाता है। वे सभी एक फोर्ज में जाते हैं, जहां डीन बताता है कि मैं जानता हूं कि उसने अल्बर्ट की तलवार एन्चैंट की थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अल्बर्ट बताता है कि डीन एक ब्लैकस्मिथ है और उसने बचपन में दूसरे देश में जाकर अपने हुनर पर मेहनत की है। डीन लॉयड से कहता है कि वह उसकी तलवार पर एन्चांट करना शुरू करे। लॉयड एन्चांटमेंट की प्रक्रिया शुरू करता है और जब वह एन्चांटमेंट पूरा कर लेता है तो डीन हैरान हो जाता है, क्योंकि एक ही वार में इतने सारे एन्चांटमेंट्स डालना नामुमकिन था। डीन लॉयड पर यकीन करते हुए उसे उठाता है और कहता है कि उसकी वजह से वह अब अपना सपना पूरा कर पाएगा। वह एक खतरनाक वेपन बनाना चाहता है जो सिर्फ एक ब्लैकस्मिथ और एक एन्चैंटर मिलकर ही बना सकते हैं। लॉयड इस चुनौती के लिए मान जाता है। वे दोनों काम शुरू कर देते हैं और लॉयड पूछता है कि वे किस तरह का वेपन बनाने वाले हैं। डीन बताता है कि वह एक ऐसी तलवार बनाना चाहता है जिससे आग निकलती हो। हालांकि जब वे एन्चैंटमेंट करके गर्म लोहे पर उसे डालते हैं तो तलवार टूट जाती है। कई प्रयासों के बाद भी वे असफल होते रहते हैं। लॉयड को समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है। तभी ग्रिम आता है और बताता है कि उन्हें माना एसेंस को चेक करना चाहिए। ग्रिम बताता है कि उसे ये एसेंस बहुत सस्ते में मिले थे। जब लॉयड इस एसेंस को चेक करता है तो वह देखता है कि इसकी गुणवत्ता बहुत घटिया थी। सिल्फा सुझाव देती है कि उच्च गुणवत्ता वाले एन्चैंटमेंट के लिए इसमें हेमेटाइट मिलाना होगा और इसके लिए उन्हें डंजों में जाना होगा। लॉयड को इस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे किंगडम से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सिल्फा बताती है कि किंग ने उसे परमिशन दे दी है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि लॉयड को बाहरी दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद वे एक एडवेंचरर्स गिल्ड में जाते हैं, जहां काउंटर पर बैठी कैटरीना उनका स्वागत करती है। वह उन्हें एक फॉर्म देती है जिसे लॉयड भर देता है। फिर वह एक क्रिस्टल बॉल उनके सामने रखती है जो उनकी पावर को मापेगी। लॉयड इस क्रिस्टल बॉल को अपनी पिछली जिंदगी से जानता था, लेकिन पहले उसका मैजिक लेवल 0 था। अब उसे डर लगता है कि कहीं उसकी ताकत की वजह से क्रिस्टल फट न जाए। वह अपने मैजिक को बहुत कंप्रेस करता है और जब वह क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो उसका रैंक ई दिखाया जाता है। वहां बैठे कुछ लोग इस पर हंसने लगते हैं, लेकिन कैथी कहती है कि इतनी छोटी उम्र में ई रैंक होना भी कमाल की बात है। लॉयड सोचता है कि उसने तो बस 8% मैजिक इस्तेमाल किया था, फिर भी वह ई तक पहुंच गया। कैटरीना कहती है कि सिल्वर ब्लेडर के बाद लॉयड ही सबसे टैलेंटेड एडवेंचरर होगा। यह सुनकर पीछे बैठे लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस छोटे बच्चे को सिल्वर ब्लेडर से कैसे तुलना कर सकती हो, जो एक लेजेंड एडवेंचरर है और जिसने अकेले ही लाखों मॉन्स्टर्स को मारा है। लेकिन सिल्फा और लॉयड उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। सिल्फा कहती है कि हम कितने भी खतरनाक क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कैटरीना बताती है कि एक हाई लेवल क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम बी रैंक होना चाहिए। सिल्फा कहती है कि अगर ऐसा है तो वह फिर से खुद को रजिस्टर कराना चाहती है। तभी एक आदमी आकर कहता है कि तुम एक सेक्सी लड़की होकर इस छोटे बच्चे के साथ क्यों हो? हमारे साथ आओ, हम तुम्हें दिन रात एडवेंचर कराते रहेंगे। इस पर सिल्फा उसकी मूंछें काट देती है और कैटरीना कहती है कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है, क्योंकि जिस सिल्वर ब्लेडर की तुम तारीफ कर रहे थे वह यही मोहतरमा है।
इसके बाद कैथरीन बताती है कि अगर तुम दोबारा रजिस्टर करती हो तो तुम्हारा रैंक 2 स्तर नीचे गिर जाएगा और तुम सी लेवल की एडवेंचरर बन जाओगी। तभी ताव वहां आ जाती है और कहती है कि वह मदद कर सकती है, लेकिन जैसे ही सिल्फा उसे देखती है वह लॉयड को लेकर वहां से जाने लगती है। ताव उन्हें रोकती है और सिल्फा कहती है, मुझे लगा था कि तुम रॉबर्ट नाम के लड़के को ढूंढ रही हो। ताव बताती है कि उसने रॉबर्ट को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब वह चाहती है कि लॉयड उसे एल्बर्ट से मिलवाए और बदले में वह लॉयड की मदद करेगी। इसके बाद कैटरीना उन्हें एक मिशन देती है। इस बीच लॉयड सिल्फा की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन सिल्फा बताती है कि वह भी एक समूह असासिन गिल्ड के खिलाफ काफी संघर्ष कर चुकी है। इसके बाद वे डंजन्स में प्रवेश करते हैं और वहां एक चेस्ट प्राप्त कर लेते हैं ताकि लॉयड उस अल्टीमेट वेपन को बना सके। दूसरी ओर डिन लॉयड का इंतजार कर रहा होता है, पर एल्बर्ट चिंता में होता है क्योंकि युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है और उन्हें सोल्जर्स के लिए हथियार चाहिए। उसे लगता है कि लॉयड समय पर वापस नहीं आएगा, इसीलिए वह डिन से कहता है कि अब इस योजना को रोक देना चाहिए। तभी लॉयड वापस आता है और वह खतरनाक हथियार बना लेते हैं। वे उस हथियार को टेस्ट करने जाते हैं और जैसे ही डिन उस तलवार का इस्तेमाल करता है वहां एक बड़ा धमाका हो जाता है। लॉयड को एहसास होता है कि उसने फिर से कुछ ज्यादा ही कर दिया है और सभी स्तब्ध रह जाते हैं। धमाके के बाद लॉयड बिस्तर पर पड़ा होता है और बताता है कि उसने सभी सोल्जर्स के लिए वही तलवार बनाई है, लेकिन उसने उनकी ताकत को कम कर दिया है, जिससे उन तलवारों से केवल सामान्य फायरबॉल्स ही निकल सकती हैं। तभी लॉयड कासल के बाहर एक लड़की को महसूस करता है और तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। यह देखकर वह लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन लॉयड ने पहले ही वहां एक बैरियर बना दिया था। लॉयड उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह अपना क्लोक हटा देती है और लॉयड पर जड़ से हमला करती है। लॉयड तुरंत उसे प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके जहर को कोई भी प्यूरिफाई नहीं कर सकता। यह सुनकर लॉयड उत्साहित हो जाता है क्योंकि वह देखता है कि वह लड़की अपने जहर का नेचर बदलकर उसे और खतरनाक बना रही थी। हमें पता चलता है कि कुछ लोग विशेष प्रकार के मैना के साथ पैदा होते हैं जिन्हें ब्लाइटेड कहा जाता है, और वह लड़की खुद को पॉइजन ब्लाइटेड कहती है। उसका नाम रन होता है और वह बताती है कि वह बचपन से ही अपने आसपास पॉइजन फैलाती आई है। रन लॉयड के बैरियर को तोड़ देती है और कहती है कि वह नहीं मरेगा क्योंकि उसने केवल थोड़ा सा पॉइजन ही इनहेल किया है। उसके जाने के बाद ग्रिम वहां आता है और पूछता है कि क्या लॉयड की बॉडी ठीक है। लॉयड कहता है कि वह ठीक है क्योंकि उसने पूरे समय हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। ग्रिम पूछता है कि अगर तुम ठीक थे तो उसे जाने क्यों दिया। लॉयड बताता है कि वह उनके हाइडआउट का पता लगाना चाहता था क्योंकि सिल्फा ने असासिन गिल्ड के बारे में बताया था और उसे लगता है कि वह लड़की भी उसी गिल्ड से है। लॉयड फिर से रन को ट्रैक करता है और उसकी लोकेशन का पता लगाकर महल से बाहर निकल जाता है। उसी समय सिल्फा भी लॉयड को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रन गिल्ड के अन्य सदस्यों से मिलती है और उन्हें लॉयड से मुलाकात के बारे में बताती है। साथ ही वह बताती है कि तलवारों की मास प्रोडक्शन शुरू हो गई है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि उन्हें कोई देख रहा है और अचानक लॉयड उनके सामने प्रकट हो जाता है। लॉयड को देखते ही सभी समझ जाते हैं कि वह 7th प्रिंस है और जानते हैं कि भले ही वह दिखने में छोटा लगता हो, लेकिन उसकी शक्तियां रहस्यमयी और खतरनाक हैं। वे यह भी जानते हैं कि जादुई तलवारें बनाने में उसका बड़ा हाथ है। लॉयड उनके पास जाता है और अपना बैरियर हटा देता है। वह कहता है, इतने सारे अलग अलग जादू को ब्लॉक करने का क्या फायदा, मैं तो इन्हें अनुभव करना चाहता हूं। लॉयड अपनी ट्रे स्किल का इस्तेमाल करके उनके फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करने लगता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति उस पर हमला करता है, लेकिन लॉयड ताव के मूव्स का उपयोग करके उसके सभी हमलों को ब्लॉक कर देता है। वह खुद को बेबी लन के नाम से परिचित कराता है और बताता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फिर एक और शख्स जिसका नाम क्रो है, लॉयड के पीछे आकर उससे झुकने को कहता है, जिससे लॉयड की बॉडी अचानक भारी हो जाती है। क्रो जो भी बोलता है उसमें जादू होता है, लेकिन लॉयड क्रो का जादू तोड़ देता है। तभी एक और व्यक्ति जिसका नाम लिलिया है, लॉयड पर जाल फेंकता है। लॉयड जाल में फंस जाता है, लेकिन खुद को बाहर निकालने के लिए वह अपने कपड़े खोल देता है और कहता है कि उसे इतने सारे अलग अलग जादू देखकर मजा आ रहा है।
फिर एक लड़की उस पर हमला करती है, लेकिन लॉयड उसके सभी हमलों को बड़ी आसानी से टाल देता है। अचानक वह लड़की अपने ही पैर में तलवार घुसा देती है और लॉयड के पैर पर भी चोट दिखने लगती है। वह लड़की अपना नाम तालियां बताती है और कहती है कि वह जिसे भी देख रही होती है उसकी चोट उस व्यक्ति के साथ साझा हो जाती है। उसे लगता है कि लॉयड डर गया होगा, लेकिन लॉयड खुश था क्योंकि उसे नए जादू का अनुभव करने का मौका मिल रहा था। लॉयड अपने पैर को हील कर लेता है, जिससे तालियां का जख्म भी भर जाता है। वह सोचता है, क्या होगा अगर मैं तुम पर हमला करूं तो वह मुझ पर भी होगा। इसके बाद वह सिल्फा की तकनीक को कॉपी करता है। यह देखकर लिलिया को सिल्वर ब्लेडर की याद आ जाती है और वे सभी डर जाते हैं। सबसे पहले लॉयड बेबी लन पर हमला करके उसे नीचे पटक देता है। फिर क्रो अपनी कर्स स्पीच का इस्तेमाल करता है, लेकिन लॉयड उसे भी डॉज कर लेता है, जिससे हमला गैलीलिया को लग जाता है और गैलीलिया घायल होकर दूर जा गिरता है। इसके पहले कि क्रो फिर से अपनी स्पीच का उपयोग करता, लॉयड उसे उठाकर पटक देता है, जिससे क्रो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लिलिया की बॉडी तालिया से चिपकी हुई थी और जब वो खुद को अलग करने की कोशिश करता है, तालिया के सारे कपड़े फट जाते हैं। इसे देख लिलिया उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिया कहती है, इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि इससे तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। पर लॉयड कहता है, सच्ची, इसमें तो मजा आएगा। और फिर वह तालिया को दीवार में पटक देता है। इसका असर तालिया पर होता है, पर लॉयड उस दर्द का आनंद ले रहा था। तभी लिलिया वहां आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर लॉयड आसानी से छूटकर लिलिया पर हमला कर देता है और एक और पिलर तोड़ देता है। अब वह धीरे धीरे रन के पास जाता है और उससे अपना पॉइजन मैजिक दिखाने को कहता है। रन उसकी हरकतों से डर गई थी। वह कहती है, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तभी टकलू वहां आता है और कहता है, कृपया उसे अकेला छोड़ दो, यह अपना पॉइजन कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर इसका पॉइजन रिलीज हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। यह सुनकर लॉयड कहता है, तुम सही कह रहे हो, वैसे भी तुम सब अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर सकते। लिलिया कहता है, तुम्हें क्या लगता है, अगर हम अपनी पावर्स कंट्रोल कर पाते तो क्या हम इस तरह जी रहे होते। फिर वह लॉयड पर हमला करता है, लेकिन लॉयड फिर से हमले को डॉज कर लेता है और पीछे से लिलिया पर वार करता है, जिससे लिलिया दर्द में चिल्लाने लगता है। यह देखकर रन को गुस्सा आ जाता है और वह लॉयड पर हमला कर देती है, पर लॉयड खुद को बचा लेता है। तभी गैलीलिया कहता है, शांत हो जाओ, अब मेरा मैजिक कंट्रोल में है। लॉयड बताता है कि उसने गैलीलिया की बॉडी पर एक स्पेल इंस्क्राइनॉक्स लगा दिया है। इसके बाद गैलीलिया सभी को अपने पास बुलाता है और उन पर भी इंस्क्राइनॉक्स स्पेल डालता है। फिर सभी लॉयड को कपड़े पहनाते हैं। गैलीलिया कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन लॉयड कहता है, मुझे जानना नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। गैलीलिया अपनी कहानी सुनाने लगता है, लेकिन लॉयड सुनते सुनते बोर हो रहा था। तभी लिलिया बताता है कि उनके लीडर जेड की टेलीपोर्टेशन पावर है। यह सुनकर लॉयड की दिलचस्पी बढ़ जाती है। जेड का कर्स यह है कि वह कभी भी कहीं भी रैंडमली टेलीपोर्ट हो सकता है। फिर जेड सभी को एक एम्बलम दिखाता है और कहता है कि उनके ग्रुप का नाम असासिन गिल्ड होगा। असासिन गिल्ड वह काम करेगी जो एडवेंचरर गिल्ड नहीं करना चाहती, और हम हर जगह अपना कॉइन छोड़ेंगे ताकि एडवेंचरर गिल्ड को पता चल सके कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहे तो शायद हमें भी बाकी लोगों की तरह गिल्ड में जगह मिल सके। जेड यह सब कह ही रहा था कि अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है। गैलीलिया कहता है, हम तब से ही उन समस्याओं को हल कर रहे हैं जो एडवेंचरर गिल्ड हल नहीं कर पाती। तभी उनके टेबल पर एक लेटर टेलीपोर्ट हो जाता है और सिर्फ वहां आ जाती है, लेकिन वे वहां से पहले ही निकल चुके थे। इसके बाद शेरो एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा था कि लॉर्ड असासिन गिल्ड के साथ लॉर्ड ऑस्ट के मैनर में जा रहा है। यह लेटर देखकर अल्बर्ट घबरा जाता है और कहता है, कहीं लॉयड को असासिन गिल्ड ने किडनैप तो नहीं कर लिया। सभी सोचते हैं कि उन्हें लॉर्ड ऑस्ट के खिलाफ युद्ध करना होगा, लेकिन डियानो कहता है, लॉयड को किडनैप करना किसी के बस की बात नहीं है। तभी सिल्फा लॉयड के कपड़े दिखाती है जो वहां पड़े हुए थे। इसे देखकर सभी को शक होता है कि लॉयड बिना कपड़ों के है और उसकी बॉडी पर चिपचिपी चीज देखकर वे गलत फहमी में गुस्से में आ जाते हैं। वे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब जेड रन को जंगल से उठाकर लाया था।
रन एक अकेली लड़की थी जिसकी पॉइजन पावर के कारण उसके माता पिता की मौत हो गई थी। जेड ने उसे गिल्ड में जगह दी और उसके लिए खास कपड़े बनाए ताकि उसका पॉइजन लीक न हो। जेड ने रन की बहुत देखभाल की और पहली बार उसे प्यार का एहसास कराया। लॉयड यह सुनकर कहता है, जेड तो बड़ा अच्छा इंसान लगता है, मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। इसके बाद रन वापस आकर सभी के लिए खाना बनाने लगती है जो देखने में जहर जैसा लग रहा था। तालिया उससे कहती है, तुम्हें पता है ना कि लॉयड एक प्रिंस है, वो तो ऐसे खाने को देखेगा भी नहीं। लेकिन लॉयड और ग्रिम तो खाने को चपड़ चपड़ कर खा रहे थे। लॉयड कहता है, खाना तो बहुत अच्छा है, जिसके बाद सभी खाने लगते हैं। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जेड कह रहा था कि एडवेंचरर गिल्ड के सर पर बाउंटीज हैं। यह सुनकर सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। इसके बाद जेड सभी को बताता है कि वो होमलेस नहीं है और असल में वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड का तीसरा प्रिंस है। उसकी फैमिली के लोग हमेशा वॉर में पड़े रहते थे, पर उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें रोकने के लिए उसे साथी और ताकत की जरूरत थी और इसी वजह से वो उनके पास आया था। जेड उन सभी से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है, पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी की वजह से उनकी जिंदगी में वापस से आशा लौट आई है। उन्हें लगता है कि जेड चाहता है कि वो उसके सारे सिबलिंग्स को जान से मार दें, लेकिन जेड कहता है कि वो इन सब से खुद निपटना चाहता है, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वो कभी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। वो उनसे प्रॉमिस करने को कहता है कि अगर वो वापस ना भी आए तो वो इस गिल्ड को चालू रखेंगे और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर वो वापस आ गया तो वो लॉर्ड डस्ट का रूलर बनकर आएगा और एक ऐसी जगह बनाएगा जहां वो सभी नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। इसके बाद वो सभी पैदल महल की तरफ जा रहे थे। वहीं लॉयड थक हार कर सो चुका था और गैलीलिया कह रहा था, जागता हुआ यह कितना खतरनाक लगता है, पर सोता हुआ बस एक नॉर्मल सा प्यारा बच्चा लगता है। ग्रिम कहता है, तुम पागल हो क्या? ये सोते टाइम भी बिल्कुल क्यूट नहीं लगता। अभी भी इसके चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना पड़ा है। वहां पहुंचने के बाद रन कहती है कि हमें लॉयड को यहीं सुलाकर मैनर में पहले अकेले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जबरदस्ती जेड से वो लेटर लिखवाया हो। वो ग्रिम से यहां रुककर उसकी रक्षा करने को कहती है, पर ग्रिम कहता है, बालिका चिंता मत करो, इस शैतान की छठी औलाद का सोते हुए भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। जब वो सभी महल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पार्टी चल रही है। तभी एक अजीबोगरीब चीज उनके पास आती है और वो पहचान जाता है कि वो सभी असासिन गिल्ड से हैं। वो उन सभी का महल में स्वागत करता है और कहता है कि वो सभी यहां के ऑनर्ड गेस्ट हैं। इसके बाद वो सभी पार्टी का आनंद ले रहे थे और उसी वक्त जेड वहां पहुंच जाता है। वो अपने टेलीप मैजिक का इस्तेमाल करके अपने कपड़े को बदल लेता है और उन सभी को बताता है कि अब वो अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। वो सभी उसे देख के बहुत खुश होते हैं, पर तभी जेड कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से वो सभी को उसके आगे झुकने को कहता है, जिससे वो सभी खुद को रोक नहीं पाते। उन्हें पता चलता है कि जेड डम कर्स्ड स्पीच भी यूज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके सारे साथी डीमसंस हैं। वो उन सभी को बताता है कि उनका प्लान ब्लाइटेड बॉडीज को कलेक्ट करना है। जेड डीम से कहता है कि वो इनमें से कोई भी बॉडी को चूज कर सकते हैं। तभी ग्रिम जेड पर हमला करके सभी को वहां से भागने को कहता है, लेकिन तभी जेड उसके पीछे से आकर उसे जोर की लात मारता है, जिससे ग्रिम सीधा लॉयड के पास आकर गिरता है। इससे लॉयड की आंख खुल जाती है और वह सामने ग्रिम को रोता हुआ देखता है। वहीं रन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो जेड से पूछती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? यह सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। गैलीलिया कहता है, ये सभी एक साइकिक लाइफ फॉर्म हैं जो ह्यूमंस की बॉडीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जेड बताता है कि वो इन सभी को नेदर वर्ल्ड से लेकर आया है। वो सभी को बताता है कि जेड मर चुका है और उसका नाम कुसर में है। उसने जेड की टेलिप एबिलिटी का यूज करके बाकी सभी डेमोन्स को यहां लाया था। इसके बाद वो कहता है, जेड की बॉडी पर कंट्रोल करने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई, पर जैसे जैसे मैं उसके दिमाग पर हावी होता गया, मुझे तुम लोगों के बारे में पता चला
उसे पता था कि हमारा टारगेट तुम बनने वाले हो, तो तुम सभी को बचाने के लिए उसने खुद की जान लेने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एन वक्त पर मैंने उसे पूरी तरह से हील कर दिया। उसके सारे मिनियंस रन की बॉडी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। जेड सभी को बताता है कि रन ने बचपन में ही अपने पॉइजन से अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। यह सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। असासिन गिल्ड के सभी मेंबर्स अपनी उम्मीद हार चुके थे। तभी उसकी नजर रन के हाथों पर जाती है और वो याद करता है कि जेड की मेमोरी में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो कर्स स्पीच का यूज करके उससे सवाल पूछने लगता है, पर वो अपनी जीभ को काट लेती है। फिर भी वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। उसके दिमाग में जेड की मेमोरीज चलने लगती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी आसमान में एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनने लगता है। साथ ही असैसिन गिल्ड के मेंबर्स के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। इसके बाद वहां पर एक भयंकर सा हमला होता है, जिससे वहां के सभी डीम सन्स मर जाते हैं। बचे खच्चे डीम की उसकी पावर को देखकर फट जाती है। सभी डीम को लग रहा था कि उनका लीडर मारा जा चुका है। वहीं लॉयड नीचे आकर रन से कहता है, तुम सटिया गई हो? क्या तुम खुद की जान देने वाली थी? इसके बाद वो उसे हील कर देता है और सभी से कहता है कि यहां जो कुछ भी हुआ है ग्रिम ने मुझे बता दिया है, इसलिए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़कर यहां से जा सकते हो। रन यहां पर रुकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो बोले, गैलीलिया उसे उठाता है और लॉयड को थैंक यू बोलकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। रन उससे पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? गैलीलिया बताता है, अभी तक बहुत सारे डेमोस वहां जिंदा हैं। उतने बड़े हमले से भी गसरमे को कुछ नहीं हुआ था। हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तो अगर हम यहां रुके तो बस लॉयड के रास्ते में आएंगे। तभी गुस्सर में वहां वापस आ जाता है और मन से कहता है, हर चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी, जाओ जाकर उन सभी को पकड़ो। तभी लॉयड आसमान में बहुत सारे स्पेल्स को एक्टिवेट करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहां पर तमाशा देखने के लिए खड़ा हूं?